हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आपने जो है तय कर लिया है कि आपका केस जो है म्यूचुअल कंसेंट सेटलमेंट पे या म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स आप देने को तैयार हैं अपनी वाइफ को, और इसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे जो है पेपर वर्क होता है, कैसे क्या क्या लीगैलिटीज़, क्या क्या बातों का ध्यान रखें, ये वीडियो इस बारे में है। पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ म्यूचुअल कंसेंट सेटलमेंट के ऊपर। अगर आप ये ढंग से तरीका अपनाएंगे तो आपको जो है जो सेटलमेंट है वो आपका बहुत स्मूथली हो जाएगा, और आप बहुत स्मूथली जो है अपनी ये प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं डिवोर्स की, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब आपने डिसाइड कर लिया कि जी हमें जो म्यूचुअल कंसेंट में डिवोर्स चाहिए, दोनों पार्टनर्स की कंसेंट है, आपकी वाइफ की भी कंसेंट है और आपकी भी कंसेंट है कि भाई हमें जो है केस जो है सेटल करना है, आगे लड़ना नहीं है। और जो भी आपका एक अमाउंट फिक्स हुआ होगा, क्योंकि मेन जो म्यूचुअल कंसेंट सेटलमेंट क्यों नहीं हो पाता वो इस वजह से, क्योंकि एक मॉनेटरी अमाउंट जो है फिक्स नहीं कर पाते आप लोग। जब वो अमाउंट फ़िक्स हो जाता है कि जी हमें 5 लाख देने, 10 लाख देने, जो भी अमाउंट आपने फ़िक्स किया है वो फ़िक्स हो गया, उसके बाद आपका मेन पेपर वर्क पे बात आ जाती है कि क्या क्या पेपर वर्क करें और कैसे कैसे केसेस में आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक MOU करना पड़ेगा, यानी सेटलमेंट एग्रीमेंट एक करना पड़ेगा, हस्बैंड और वाइफ के बीच में होगा, जिसमें सारी टर्म्स लिखी जाएंगी कि कौन कौन से केसेस पेंडिंग है, कैसे कैसे विड्रॉ करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट भी आई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है म्यूचुअल कंसेंट सेटलमेंट करने के लिए। बट मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें जो है मेनली यही लिखा जाता है कि ये केसेस हैं, कब विड्रॉ होंगे, ये केसेस पेंडिंग हैं, कब कब विड्रॉ होंगे, और कैसे कैसे फर्स्ट मोशन होगा, सेकंड मोशन होगा, टाइम कितना लगेगा, और कब आप क्वेश्चन के लिए जाओगे। तो ये सब चीज़ें जो है क्लियरली सेट आउट होती हैं इस एग्रीमेंट में। उसके बाद जब आपकी पेमेंट की बारी आती है कि आप पेमेंट कब दो, कई बार क्या होता है लड़की वाले ये मांग लेते हैं कि जी आप जो है ना हमें एग्रीमेंट के टाइम पे कैश पकड़ा दो, आप कैश दे दो और हम एग्रीमेंट कर लेंगे। और कई बार ये भी होता है कि लड़की वाले ये भी कहते हैं कि आप ये अमाउंट जो है एग्रीमेंट में मेंशन मत करो, ये सीधा आप कैश दे दो, बाकी अमाउंट आप कोर्ट में दे देना। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो भी आपका सेटलमेंट हो रहा है वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, सब कुछ राइटिंग में होना चाहिए। अगर आप कैश दे रहे हो तो कैश का भी ऑन राइटिंग रिसिप्ट्स प्रॉपर देनी चाहिए, ले लीजिए। बट आइडियल तरीका ये होता है कि आप जो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो है पेमेंट करिए, और हर एक पेमेंट स्टेप पे अपनी जो स्टेटमेंट है, वाइफ साइड की स्टेटमेंट और अपनी स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करवाइए कोर्ट के आगे। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि आप 3 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको फर्स्ट मोशन में पे करनी होगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको सेकंड मोशन में पे करनी होगी, और थर्ड इंस्टॉलमेंट, फाइनल इंस्टॉलमेंट आप क्वेश्चन के टाइम पे कर सकते हो। ये तो एक सिंपल तरीका है जिससे आप जो है म्यूचुअल सेटलमेंट जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है उस पर जो है आगे बढ़ सकते हो। अब प्रोसेस में बता देता हूँ क्या होगा। देखिए, अगर आपका 18 मंथ्स का सेपरेशन है, दोनों हस्बैंड और वाइफ का 18 मंथ्स हो गए हैं सेपरेटली रहते हुए, तब आपको 6 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें आप वेवर एप्लीकेशन लगा के जल्दी तलाक ले सकते हैं। तो 6 महीने का जो टाइम फ्रेम है फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन, उसमें आपको 6 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 है कि अगर आपका सेपरेशन 18 मंथ्स का नहीं है सपोज, तब आपको 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड आपको फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में रहेगा। आप अपना फर्स्ट मोशन कीजिए, सेकंड मोशन कीजिए, जिसमें 6 महीने का गैप होगा आइडियली। बट अगर 18 मंथ्स का सेपरेशन है तो कोई गैप नहीं होगा। आप डिवोर्स ले लीजिए, डिवोर्स में 2 इंस्टॉलमेंट आप पे कर दीजिए जो आपकी फ़िक्स हुई है, और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है उसके बाद लास्ट में आपकी FIR क्वेश्चन होगी, जिसमें वाइफ साइड को आना पड़ेगा कोर्ट में, स्टेटमेंट देनी होगी, और आप उसे तुरंत ही ड्राफ्ट दे देंगे, वहाँ पे वो भी जो है रिकॉर्ड होगा। ऐसे करके आपका सारा का सारा जो प्रोसेस है ईज़िली कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाएगा। कम से कम 3 से 4 महीने अगर आप लगा के चलिए, जिसमें 6 महीने का कूलिंग पीरियड इंक्लूड नहीं है। ओवरऑल प्रोसेस में 3 से 4 महीने का टाइम लग सकता है, और अगर आप 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी लगा दें तो 8-9 महीने आराम से लग सकते हैं, जब भी आपका म्यूचुअल कंसेंट सेटलमेंट भी होता है।
अब बाकी जो पेंडिंग केसेस है जैसे 125 डीवी का, वो कब विड्रॉ करना चाहिए? आइडियली वो फर्स्ट मोशन के बाद जो है लड़की वालों को विड्रॉ कर लेना चाहिए कि वो डीवी का केस और 125 का केस विड्रॉ करें, और फिर आप सेकेंड मोशन जो है फाइल करिए, क्योंकि फर्स्ट मोशन में एक तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी, कुछ पेमेंट भी आ जाएगी, उसके बाद आप जो है जो लड़की वाली साइड है वो अपना डीवी और 125, इवन जो लड़के ने केस डाला है कोई भी डिफॉर्मेशन का या डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला हुआ है मदर के थ्रू, वो भी जो है सेकेंड मोशन के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपका कोई केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मेजरली ट्रांसफ़र पटिशन्स होती है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होती है, और तब आपका वहाँ पे सेटल हो जाता है, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है 142 आर्टिकल में, वो यूज़ करके आपका पूरा का पूरा केसेस ही वहीं से क्वैश हो जाएंगे। आपको ये फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन, ये आपका ये वेटिंग पीरियड और क्वैशिंग, ये सब चीज़ें जो हैं करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपका कॉस्ट काफ़ी बच जाएगी वहाँ पे, अगर आपका केस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सेटल होता है, ट्रांसफ़र पटिशन कोई पेंडिंग है उसमें मीडिएशन में ले जाके आप सेटल कर लेते हैं, तो आप एक याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं पेंडिंग केस में, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक डिटेल जजमेंट आर्टिकल 142 में पास करके आपको डिवोर्स ग्रांट उसी वक्त कर देगा, और साथ ही साथ आपके जो है एफआईआर की क्वैशिंग भी वहीं से हो जाएगी, तो आपको निचली अदालत में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का, कैसे आपका जो है डिवोर्स हो सकता है। अब बात आती है एलिमनी की कि कितनी एलिमनी दी जानी चाहिए। ये एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बेसिस पे आपकी म्यूचुअल कंसेंट सेटलमेंट रुक भी सकती है। तो यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको ये आंकलन करना पड़ेगा कि आपको कितनी मेंटेनेंस वाइफ साइड को देनी पड़ेगी, और वो 4 या 5 साल अगर आपका केस चल जाता है तो कितना अमाउंट वो आएगा। इसके अलावा जो मेंटल टॉर्चर, ट्रॉमा और जो आपका प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही है, पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है, वो सब आप खुद कैलकुलेट करिए कि वो अमाउंट कितना होगा। अगर जो वाइफ साइड आस्क कर रही है और जो थोड़ा बहुत नेगोशिएशन के बाद भी, और जो आप ये की जो कैलकुलेशन है वो बराबर आती है, तो वहाँ पे आपका केस जो है सेटल हो सकता है। मैंने एक किताब भी लिखी है इस पर कि कैसे जो है मेंटेनेंस, आप जो भी मेंटेनेंस अमाउंट आप देना चाहते हैं वाइफ को, वो कैसे कैलकुलेट करें, कैसे कोर्ट मेंटेनेंस फिक्स करता है, क्या कितनी मेंटेनेंस आपके ऊपर बन सकती है। एक आइडिया आपको वहाँ से जो है मेरे केस स्टडीज़ से मिल जाएगा। वो बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, तो वो डाउनलोड कीजिए, पढ़िए उसे, आपको पता चल जाएगा कि इतनी मुझे मेंटेनेंस देनी है, और इतनी अगर मेरे को मेंटेनेंस देनी है तो इस अमाउंट पे जो है मैं सेटल करूँगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।